नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 1 से लेके 100 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार दिया गया है, तो उसको सभी को 1 से लेके 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में हल करके बताए हैं। तो वीडियो को जरूर जाके देख ले यदि नहीं देखे हैं। साथ ही दूसरा वीडियो हमने बनाया 1 से लेकर 30 तक के सभी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, मतलब 2 नंबर वाला प्रश्न होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 1 से मतलब इसमें जो 8 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो 8 प्रश्न का आज इसी वीडियो में हम लोग हल करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ वाला, और जैसा कि आप लोग को पता है ग्राफ वाला सवाल आना ही आना है, नेसेसरी है कि एक सवाल ग्राफ वाला पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बेटर तरीका से आप लोग को सिखाएंगे किस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं 31 नंबर का सवाल। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल में देखेंगे तो दे रखा है ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे इसको, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या 2 इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे पहला इक्वेशन दे रखा है 5x - 3y - 7 = 0, और दूसरा इक्वेशन इस साइड हम लिख लेते हैं x + 4y - 6 = 0। तो आइए इसको हल करते हैं। आप लोग को पता होगा कि ग्राफ विधि हल करने के लिए हम लोग को x और y का मान निकालना पड़ता है। या तो आप x का मान कुछ रख के y का मान निकाल लीजिए, या y का मान रख के कुछ x का मान निकाल लीजिए। तो बिल्कुल आसान तरीका है इसको निकालने के लिए। उससे पहले यहाँ पे 2 डब्बा बना लेंगे, टेबल जिसको बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इस तरह से डब्बा बनाइए और कम से कम 2 मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं x और यहाँ लिख लेते हैं y, दोनों इक्वेशन से मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे 2 मान निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इक्वेशन, पहला इक्वेशन दे रखा है, इधर से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5x - 3y - 7 = 0। अब यहाँ पे आप लोग को मानना पड़ेगा, कुछ भी मान सकते, ठीक है। x का मान मान लेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का मान मानेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम एक इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 5x - 3y, अब इस -7 को बराबर किस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा ना। तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम y = कुछ भी मान लेते हैं, हम ऐसा करते हैं y = 1 मान लेते हैं पहले, ठीक है। y = जब 1 मानेंगे तो इस इक्वेशन में y = 1 दीजिए। तो 5x - 3y की जगह पे क्या देंगे, 1 देंगे, गुने 1 = 7। तो यहाँ पर आ गया 5x - 3 × 3 = 7। आगे देख लीजिए 5x इस जो है -3 जो है बराबर किस साइड भेज दीजिए, ठीक है। बराबर किस साइड भेजेंगे तो प्लस, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 10, 5 दूने का 10। तो x = क्या निकल के आ गया, 2 निकल गया। तो हमने y = 1 रखा तो x का मान निकल गया 2। तो यहाँ पे डब्बे में भर लेंगे, y का मान 1 रखे थे तो x का मान निकल गया 2। तो 1 तो निकल गया। इसी तरह से आप लोग को निकालना है। देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बटे में ना आए, ठीक है। बटे में यदि मान आ जाता है तो ग्राफ में काटने में मज़ा नहीं आएगा। हम ग्राफ में भी काट के दिखाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा बार हम कुछ और मान लेते हैं। देखिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे y = माने ही थे, अब यह x = मान ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम x = मान लेते हैं, क्या मानते हैं, -1 मान लेते हैं, ठीक है। -1 मान लेते हैं। तो क्या इक्वेशन था, 5x - 3y = 7, यही था ना। तो बिल्कुल समझिए। तो यहाँ पे 5 × -1 हो जाएगा, -3y = 7, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक, -5 - 3y = 7, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए -3 इधर रह जाएगा और ये -5 को इस साइड भेज दीजिए। -5 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 × 5 = 12 हो जाएगा, इस तरह से 7 × 5 = 12। तो -3y बराबर क्या हो जाएगा, 12, 3 × 4 = 12। तो y = क्या आ गया, -4, क्योंकि ये माइनस में था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना। जब -1 रखे तो -4 आ गया। चलिए यहाँ डब्बा में भरेंगे, -1 रखे तो -4 प्राप्त हुआ। उसी तरह से सेम हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है x + 4y - 6 = 0,
तो ऐसा करते हम लोग इसको हल कर लेते हैं। पहले x प्लस 4y ये -6 को इस साइड भेजते, बराबर की इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो गया। अब माना कि x बराबर कुछ मान लेते हैं, माना x बराबर 2, ठीक है। तो x के जगह पे 2 रखेंगे, प्लस 2 4y बराबर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y, ये 2 को इस साइड भेज दीजिए, इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा 6 - 2, तो 4y बराबर निकल के गया, यहाँ पे 6 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो y बराबर निकल के आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे जब हमने x इक्वल 2 माना तो y इक्वल मान निकल गया 1। आइए आगे देख लेते हैं। इसी समीकरण में हम लोग इसका y का मान रख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना y इक्वल 0, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, बस बटे में ना आना चाहिए, तो ज़्यादा लफड़ा लग जाता है बटे में, ठीक है, इसलिए ध्यान देंगे। तो y इक्वल 0 मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर x प्लस 4y बराबर 6 था, तो x के जगह x प्लस 4, यहाँ पे है 4, y का मान कितना है 0, तो 0 रखिए, ठीक है, बराबर 6 घेर दिए। तो x प्लस ये 0 तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो x बराबर 6 से आ गया। इसको गुना करेंगे तो क्या जी कुछ आएगा 0 नहीं आ जाएगा, इसलिए x बराबर क्या 6 हो गया। मतलब x इक्वल जब हमने 0 रखा तो y का मान निकल गया, सॉरी y इक्वल जब हमने 0 रखा तो x का मान निकल गया 6। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं, होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको ग्राफ पे लेके चलते हैं और ग्राफ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से ग्राफ खींचा जाता है। इसी इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लेना है, 2 डब्बा बना लेना, डब्बा में x और y का मान भर देना, उसके बाद आना है ग्राफ पेपर पे। आप लोग को ग्राफ पेपर बोर्ड में एग्जाम में जो है आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इस तरह का आप लोग का वहाँ पे ग्राफ पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लेंगे इस दोनों टेबल में सबसे बड़ा डिजिट कितना हुआ है 6 है, तो उतना बड़ा यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे, 2 प्लस टाइप का, हम आपको बताते हैं किस तरह से खींचना है। इस तरह से आप लोग को रेखा खींच लेना, उसके बाद इधर साइड लिख लेना है 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक है वहीं तक लिख लेंगे, ठीक है, 6 हो गया छोड़ देंगे। फिर इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। ये साइड जो होता है माइनस वाला हो जाता है, जो माइनस में होगा इधर साइड लिखेंगे, ठीक है, इधर भी लिख लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, ठीक, यहाँ तक लिख देंगे। फिर ऊपर भी हमको नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए x का मान ऊपर वाले इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया x का मान 2। चलिए x का मान कहाँ पे है 2, यहाँ पे है ना 2, तो इसको इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम रेड पेन से कर देते ताकि आप लोग को दिखाई पड़े, यहाँ पे कर दिए, ठीक। आगे देख लीजिए y का मान 1, तो y का मान यहाँ पे हो गया 1, तो इसका जो है ये पॉइंट मिलन पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये x का। अब देखिए दूसरा जो दे रखा है, पहले -1 दे रखा है, यहाँ पे -1 हो गया, उसके बाद -4 दे रखा है, -4 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ना बाबू, यहाँ पे -1 और -4 तो यहाँ हो गया। या बोला जाए तो ये वाला ये माइनस है ना, इधर वाला भी माइनस में होता है, तो मानिए ये वाला -1 है y एक्स पे, इसको y लिखे, इसको y लिखे, y डैश, ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। तो x में कितना था -1, तो यहाँ पे -1 हो गया, सॉरी, और यहाँ पे -4 यहाँ पे है ना, तो -4, तो इसका कट पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक। तब इस रेखा को खींच देंगे। तो यहाँ पे हम मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा खो गया है, तो इसके लिए ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका कट पॉइंट, यहाँ मिल गया है, तो ये रेखा सीधी सीधी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, दोनों का मिलन पॉइंट मिला देंगे, ठीक। इस तरह से आप लोग को रेखा खींच लेना। थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, दूसरा इक्वेशन में दे रखा है x का 2 x का 2 y का 1, दोनों का तो एक ही हो गया, यहाँ पे ये मिलन पॉइंट हो गया। इसको सीधा यहाँ से मिलाना था, ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, ये यहाँ से मिलाना था, ठीक है, यहाँ से ये वाला पॉइंट जाता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 6 और 0, तो 6 और 0 तो एक यहाँ पे हो गया और 0 यहाँ पे हो गया, तो इसको जो है 6 यहाँ पे हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसका पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये वाला, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए आपस में, तो ये इस तरह से मिला दीजिए, तो कट पॉइंट हो गया। कट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 1 था और ये नीचे 2 था ना,
ये 1 और 2 था नीचे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा आंसर। चलिए ये इसी तरह से आप लोग को ग्राफ बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है, तो इसी तरह से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये लाइन मेरा गलत हो गया, यहाँ से खींचना था, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन ना इससे मिलाना था, कट पॉइंट यहाँ था इसका 1, यहाँ 4 था, तो यहाँ मिलाए थे, लेकिन यहाँ गलती से खिंचा गया, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल, आगे सवाल क्या दे रखा है, आइए देख लेते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि सिद्ध करे कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। बिल्कुल समझिएगा, यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम। सिद्ध करे 2 समरूप, मान लिया जाए ये 2 समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज समरूप किसको कहते हैं, एक जैसी आकृति को समरूप बोलते हैं। ये त्रिभुज जो है ये समरूप त्रिभुज बना दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम भी दे सकते हैं हम, यहाँ पे दे दिए A B C और ये D और E और F। ध्यान से समझिएगा तभी इस सवाल को समझ पाइएगा। कह रहा सिद्ध करे कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो क्लियर हो गया, तो हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है, इस चीज़ को। चलिए देखते हैं 32 नंबर सवाल। 2 समरूप त्रिभुज बना ही लिए, लिखेंगे यहाँ पे माना त्रिभुज A B C समरूप है किसके, त्रिभुज D E F, ठीक। उसके बाद सिद्ध क्या करना है देख लिया जाए। सिद्ध करना हम लोग को, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए क्या दे रखा है कि यदि दोनों समरूप त्रिभुज है, दोनों जो है समरूप त्रिभुज है, तो इसमें क्या करना होगा हम लोग को कि कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बराबर हो जाएगा कोण D, मतलब कोण A जो है उसकी ये D के बराबर होगा। उसी प्रकार से कोण B बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर कोण E। यदि कोण C बराबर पूछा जाए तो समरूप त्रिभुज का जो है कोण बराबर होता है, C बराबर F हो जाएगा, कोण F, ठीक है। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। तथा यदि कोण बराबर है तो एंगल भी इसका जो है क्या, ये भी ए बी बराबर क्या होगा, DE हो जाएगा। तो यदि हम लिखते हैं यहाँ पे AB बटे DE बराबर हो जाएगा किसके, BC बटे EF के, होगा बराबर हो जाएगा AC बटे DF के। देख लीजिए AB बटे क्या हो जाएगा DE, उसी तरह BC बटे क्या हो जाएगा EF, क्योंकि एंगल जो है बराबर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए कोण जो है दोनों सबका बराबर है, A बराबर है D के, B बराबर है F के, तो इसी तरह से AB बटे क्या हो जाएगा DE। उसी तरह से BC बराबर क्या हो जाएगा EF, उसी तरह AC बराबर क्या हो जाएगा DF, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बिल्कुल। इसको इक्वेशन हम 3 मान लिए, कोई दिक्कत। अब आता है सिद्ध क्या करना है, उस पे आते हैं। थोड़ा सा लिखा गया है सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध में देख लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर बटे, कह रहा वर्गों का, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। EF का स्क्वायर BC स्क्वायर बटे यहाँ पे AC का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, AC का बटे क्या है DF का स्क्वायर बटे हो जाएगा AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। ये D है और ये E है, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ रचना करते हैं। रचना क्यों करेंगे वो चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं। यहाँ M दे दिए और यहाँ पे N दे दिए। क्यों रचना किए, इसमें कुछ ना कुछ तो हम मोडिफाइड के रचना किए। यहाँ पे AM जो है लम डाल दिए, ठीक है, और DN जो है लम डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे रचना कर ली, क्योंकि वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रचना लिखेंगे, रचना क्या लिखे, A से AM, इसी तरह बनाएंगे तभी नंबर मिलेगा, तथा D से DN क्रमशः भुजा BC तथा EF पर लंब डाला।
लंब डाला। परमाण क्यों, अब देख लीजिए। परमाण में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे देखा जाए 1/2 क्या है, 1/2 दे दिए। अब इस त्रिभुज में देखिए, पहले वाले त्रिभुज में ABC वाले में, इसमें देखिए आधार कौन सा है, तो आधार यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, BC जो है आधार है। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई मांग रहा है तो ऊंचाई हम AM दे दिए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे आधार जो है BC दे रखा है और AM जो है ऊंचाई दे रखा है, इसीलिए हमने वहाँ पे लंब डाला था। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे देख लिया जाए DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखा जाए वही होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 तो लिखेंगे ही, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में देखिए EF आधार हो जाएगा और DN क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। देखिए EF आधार हो जाएगा, DN ऊंचाई हो गया। तो दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लिए। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुने BC गुने AM बटे का है 1/2 गुने EF गुने DN जो निकाले अभी। तो 1/2 खत्म हो गया, तो बच गया यहाँ पे क्या, BC गुने AM बटे क्या बच गया है, EF गुने DN बच गया। इसको इक्वेशन हमने 3rd रख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक पेज तो खत्म हो, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, इक्वेशन 3rd तक हम निकालिए। चलिए एक पेज खत्म हो गया, दूसरे पेज को लेते हैं और यहाँ से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब जो है यहाँ तक 3 इक्वेशन तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो लिखिए अब क्या करना है, अब त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE। अब देखिए ये त्रिभुज कहाँ से आया, AMB त्रिभुज, और इसमें देखिए ADNE त्रिभुज, ये वाला है ना जो कि मैंने रचना से रचा था। चलिए देखते हैं। इस त्रिभुज में देखेंगे कोण B जो है बराबर है कोण E के। क्यों है सर, क्योंकि इक्वेशन 1 जो हम पहले निकाले थे उसमें बताए थे समरूप त्रिभुज का जो कोण होते बराबर होते हैं एंगल जो। तो यहाँ पे देखिए कोण B बराबर कोण E लिखे थे इक्वेशन 1 में। तो जी सर इक्वेशन 1 से। साथ ही हम एक बात और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण M बराबर होगा कोण N का, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री का कोण है, इसलिए। क्लियर हो गया बात जी सर। इस तरह से दो कोण जो है बराबर है, तो इसमें लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। बिल्कुल एक एक बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समरूपता से। अब देखिए कोण त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज DNE है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये समरूप है दोनों त्रिभुज, यहाँ पे कौन कौन समरूपता से बता ही दिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, AM बटे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज AM बटे क्या हो जाएगा, AM बटे DN होगा, वो वाला त्रिभुज का, जी सर होगा, बराबर BC बटे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे B और C, BC बटे क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, EF। इसको इक्वेशन 3 तक हो गया था, तो ये चौथा इक्वेशन होगा, ठीक है, ये चौथा इक्वेशन। तो आइए यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, AM बटे DN जो है, AM बटे DN बराबर जो है क्या लिख सकते हैं, लिखे हैं BC बटे EF, लिखे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे समीकरण AM बटे DN का समीकरण 3 में रखने पर, अब क्यों रखेंगे देख लीजिए, रखने पर देखिए समीकरण 3 आपको दिखाते हैं।
समीकरण 3 यहाँ पे है। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग हिसाब हो गया, इसलिए समीकरण 3 देख रहे हैं यहाँ पे AM बटे DN है, तो AM बटे DN है, तो यहाँ पे AM बटे DN बराबर BC बटे EF लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 3 निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही बात दोहराएंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, BC और EF का क्षेत्रफल AM बटे DN। समीकरण 4, तो BC बटे EF, ठीक है, गुने क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे AM बटे DN, तो AM बटे DN जो AM बटे DN बराबर हम यहाँ पे क्या निकाले, BC बटे EF निकाले हैं। तो क्या आप बताइए AM बटे DN के जगह पे BC बटे EF रख सकते हैं? तो जी सर BC बटे EF रख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। तो अब यहाँ पे देखिए BC गुना होगा तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा बटे EF का स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग को निकालना था। चलिए देखिए सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर है, तो ये निकल गया, एक निकल गया। उसी तरह AC स्क्वायर और बटे DF का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एक निकाल ही दिए हैं, तो लिखेंगे तो समीकरण 3 से इसी प्रकार से क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटे, इतने तक आप बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। एगो सिद्ध कर दे दिए जी, तो सभी को सिद्ध कर देंगे, इसी प्रकार से आप लोग लिख देंगे सिर्फ, तो हो जाएगा। लिख दीजिए यहाँ पे प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा था ना बाबू, तो हमने प्रूव्ड कर दिया। थोड़ा सा कुछ बच्चे का इसमें जो है थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहता, बहुत सारे बच्चे का ये रचना वाला चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, चलिए इससे मज़ेदार सवाल को और देख लेते हैं। बहुत सारे मज़ेदार सवाल है जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर सवाल। बिल्कुल मज़ेदार सवाल है, एकदम झकास सवाल। ये सवाल तो पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे का है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे का है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बराबर है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही दे रखा है ना, बिल्कुल आसान तरीका इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ सवाल लिख लिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड जो जानते हैं आप लोग को पता है, LHS साइड हो गया और ये RHS साइड हो गया। ठीक है, तो LHS साइड से लेते हैं। प्रूव करने वाला सवाल में LHS साइड से आप लोग ले सकते हैं, किसी भी साइड से आप लोग को सॉल्व करने का मन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो दे रखा है, सेम हिसाब को आपको उतार लेना है जैसे दे रखा है, सिर्फ बराबर वाले साइड इधर छोड़ देंगे। प्लस साइन थीटा, सॉरी ये थीटा लिखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही दे रखा है ना। चलिए बाबू बचपन में पढ़े होंगे भिन्न का जोड़, पढ़े हैं ना, बस समझ लीजिए सर भिन्न का जोड़ ही कर रहे हैं यहाँ पे भिन्न का जोड़ ही करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं, नहीं होता एलसीएम तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ना। चलिए यहाँ पे भी गुना हम लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नहीं गुना हो रहा है तो गुना में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मजे की बात, यहाँ से इसको भाग देते हैं, जो भागफल आता है ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म हो गया, भाग देंगे तो बच गया क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए इसको क्या करेंगे, लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही बात में ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर हो गया, दिक्कत नहीं ना। नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में भाग दिए, ये दोनों कट गया, ये कट गया, बच गया ये, ऊपर वाले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर उसी तरह से कितना ये सब चीज़ बताएं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए सर। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे कैसे, देख लो बाबू, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम बड़ा ही लाइन पहले से खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमको पता है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे क्या,
पहला जो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या हो जाता है बाबू 2ab, 2 गुने साइन थीटा गुने क्या हो जाएगा 2ab, बी का मान कॉस। चलिए ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला आप आजमाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए का मान कहता है साइन थीटा, बी का मान कहता है कॉस थीटा। चलिए बाबू दिख रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नीचे में देख लीजिए, साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉस गुने कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। क्यों हो गया देख लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन गुने साइन साइन स्क्वायर, कॉस गुने कॉस स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा झाड़ते हैं, कहाँ झाड़ेंगे देख लिया जाए। ये देखिए प्लस में है 2 प्लस जो है प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यहाँ पे -2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये दोनों खत्म कर दीजिए। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कहेंगे 1, यहाँ पे भी प्लस 1, ये हो गया, दोनों का मान आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है सेम उतार देंगे पहले, ठीक है, जो दे रखा है उसी को उतार दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। चलिए ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए, ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी भी बताया 1 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पे लिखे, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है बराबर किधर 1 लिखे, प्लस है तो इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया ना, जी सर क्लियर हो गया क्या। अब देखिए बटे का है 2 बटे, यहाँ देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ही तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो कि मतलब यहाँ पे भी साइन यहाँ पे भी साइन, 2 गो कॉस है 2 गो कॉस है तो क्या 2 कॉस लिखने नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस का सिंबल है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन होगा चिन्ह रहेगा -1, 2 गो कॉस है 2 गो कॉस जोड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। यही कह रहा था प्रूव करने के लिए। चलिए थोड़ा सा सवाल देख लीजिएगा तब समझ में। देखिए यही पे है ना प्रूव करने वाला 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी उसी तरह से निकल गया ना बाबू, बिल्कुल आसान था भाई। चलिए देखते हैं अगले सवाल को इसी तरह से। 30 नंबर सवाल में दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कह रहा है 24 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, ठीक है, इसमें 60 शंक्वाकार ठोस लोहे का एक कुछ टुकड़ा इस प्रकार डाले गए हैं कि यह पानी में पूरी तरह डूब गया है, जबकि प्रत्येक के आधार का त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर दे रखा और ऊंचाई दे रखा है शंकु का 0.04 मीटर। तो पानी की वृद्धि को बताना है कि पानी में कितनी वृद्धि हुआ है, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं, आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आपको फिर से हम पिक्चर ड्रॉ करके समझा देते हैं। एक बेलनाकार है, एक कोई वस्तु है जो बेलनाकार है, तो सेम हम बेलनाकार यहाँ पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये बेलनाकार है और इसमें जो है पहले से कुछ पानी रखा हुआ था इसमें, ठीक है, इसमें तो इसका जो डी दे रखा है, व्यास दे रखा है, मतलब डी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, क्लियर है। और यहाँ तक ये मान लिया जाए पानी भरा हुआ था। फिर उसमें कह रहा है कि 60 शंक्वाकार डाला, तो ये जो है शंक्वाकार कुछ इस तरह से होते हैं, 60 वो छोटे छोटे शंक्वाकार ठोस लोहा का ठोस डाला, तो पानी यदि कुछ पानी में कुछ डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा ही आएगा। तो यही पूछ रहा है कितना आया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस शंक्वाकार 60 शंक्वाकार का आयतन ज्ञात कर लेंगे, साथ ही बेलना का आयतन ज्ञात कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा दोनों में पहले इसमें कितना पानी था और साथ ही बढ़ा कितना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो इसमें इधर हम लोग मान लेते हैं, इधर H1 इसको मान लीजिए, ठीक है। और इधर जो बढ़ा, मान लिया जाए ये यहाँ तक बढ़ गया, जल स्तर जो यहाँ तक बढ़ गया, इसको H2 मान लीजिए। मतलब बहुत ईजी है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बेलन का जो त्रिज्या दे रखा है, बेलन का त्रिज्या, तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए व्यास दे रखा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 12 हो गया। R/2 होता है इसलिए, तो R बराबर निकल के आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं। तथा शंकु का त्रिज्या, देखिए शंकु का त्रिज्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक। और हाइट दे रखा है 0.04 सेंटीमीटर। क्लियर बात समझिएगा, ये जो है मीटर में दे रखा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बदल लेते हैं। यदि मीटर में दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मतलब इसको 0.04 को जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो H बराबर यहाँ निकल के आ गया 4। तो अब देखिए पानी का जो है बढ़ाव हुआ ही है, आपको भी पता है, किसी भी बर्तन में यदि कुछ डालेंगे तो पानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पहले से पानी है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का स्तर कितना बढ़ा ये चीज़ दर्शाते हैं। पानी का स्तर में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, H1, ये वाला पहले पानी कितना था और माइनस कर देंगे H2 से, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो नया जो आयतन बना, मतलब नया जो बढ़ा, तो पूरा आयतन निकलेगा, नया आयतन निकालना हम लोग को, ठीक है। कितना बढ़ा तो पता चल जाएगा नया आयतन। नया आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, 60 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, H1 वाले बेलन का आयतन, चलिए यहाँ पे हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नया आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर आप लोग को पता होगा πr²h होता है, तो यहाँ पे H2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे शंकु का आयतन, तो मतलब 60 गुने 1/3, 60 को शंकु के बेर निकाल लेते हैं, πr² होता है, ठीक। प्लस यहाँ पे है H वाले बेलन का, तो यहाँ पे होता है πr²h1 ले लेते हैं, ठीक है। πr²h1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाले इधर ले आते हैं, ठीक है। πr²h2, ये जो प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा H1। अब इधर लिख लीजिए इसको, 60 गुने 1/3 πr²h। इतना लिखने के बाद आगे हम लोग करेंगे। आगे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए πr² जो है दोनों क्या रहा, कॉमन आ रहा है, दोनों को कॉमन में लिख लीजिए, पाइयों को लिख लीजिए और यों को लिख लीजिए, ठीक है। r² है ही, तो यहाँ पे H2 माइनस H1 बच गया, जो कि हम लोग को ज्ञात भी करना है। बराबर है, बराबर दीजिए। आइए यहाँ पे 60 गुने 1/3 गुने पाई का मान यहाँ पे दे सकते हैं, तो पाई का मान नहीं देंगे फिलहाल। R त्रिज्या का R का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर पे, इस शंकु का 3 सेंटीमीटर दे रखा था हिसाब में ही, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने 3, और जो हाइट निकाले थे हम लोग 4 निकाले थे, देख लिया जाए हाइट को भी, देखिए हाइट निकाले थे 4। चलिए आगे काट लेते हैं, यहाँ पे कटम कुटी, 3 खत्म। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए, और यहाँ पे ये पाई है, ये पाई और ये पाई, ये वो ख़त्म हो गया। तब इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 तिया 12, 12 गुना 60 गुने 12 करेंगे तो 720 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 720। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब यहाँ पे R² है, तो इसका जो नया वाला का R² दे रखा है, तो इसका पहले इस बेलन का R² दे रखा था, कितना निकाले थे हम लोग, 12 निकाले थे, तो मतलब है 12 का स्क्वायर। और एक बार और हम एक लाइन लिख लेते हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। इस तरह से 12 का स्क्वायर दिया था ना जी, बेलन का आयतन त्रिज्या दे रखा था, D बराबर दे रखा था ना 24, हम लोग R निकाले थे ना 12। चलिए यहाँ पे दिक्कत समझने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 44
H2 माइनस H1 बराबर 720। फिर से एक लाइन, यहाँ पे हम लोग H2 माइनस H1 लिख लेते हैं। ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 144 पचे 720, 144 पचे 720। तो यहाँ पे H2 माइनस H1 बराबर निकल के आ गया 5। तो ये जो है पानी का जो स्तर बढ़ा है, कितना बढ़ा है लिखेंगे यहाँ पे, पानी सेंटीमीटर, पानी का स्तर में वृद्धि 5 सेंटीमीटर हुआ है। ठीक है, इतना लिख देंगे। ये हिसाब पूरा कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि हुआ होगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार तल एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं समझे, बिल्कुल समझाते हैं। देखिए, थोड़ा गौर से समझिएगा। हम एक यहाँ पे बना लेते हैं, पिक्चर बना ले तब समझ में आएगा। तो यहाँ तक मीनार वाला हो गया। चलिए दूसरा जो है यहाँ तक, सबका पहले नाम देते हैं बाबू, टेंशन मत लेना, समझा देंगे। ठीक है, ए बी सी और ये डी रख देते हैं, और ये 20 सेंटीमीटर। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ लो। भूमि से एक बिंदु 20 मीटर ऊंचा एक भवन का शिखर है। भवन का शिखर मतलब उछला है, ऊपरा हिस्सा है। उस पे लगा है एक संचार मीनार, एक संचार मीनार लगा है, एवं तल के साथ जो है, जमीन के साथ जो है, उसका जो कोण बनता है वो कितना बनता है। सबसे पहले मीनार का बनता है 45 डिग्री, और दूसरा बार वो संचार मीनार जो है, संचार का जो है, संचार मीनार का जो है, उसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। मतलब ये बड़का वाला जो है 60 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहा संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ई वाला जो है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल्ड है। बिल्कुल बात क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। 35 नंबर का सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि बी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई क्या दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, तथा एडी जो है, ए और डी संचार मीनार है। ठीक है, तथा ऊंचाई h। ठीक है, समझ में आ रहे बाबू? ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। कोण DCB बराबर 45 डिग्री है, ये भी कंफर्म कर लीजिए, तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पे बाबू देखा जाए tan 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे लंब दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। ई वाला साइड हम लोग को ज्ञात करना है, ई वाला। यहाँ पे ये मालूम है लेकिन ये मालूम नहीं है, तो देखते हैं। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। नहीं जानते हैं तो हम लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, लंब क्या दे रखा है, लंब दे रखा है BD और आधार क्या दे रखा है, BC दे रखा है। और tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू, कहेंगे सर 1 होता है, बराबर BD का मान क्या दे रखा है, तो BD का मान दे रखा है 20 बटे, और आधार का मान क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, BC दे रखा है। ठीक है, 1 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, B गुने BC बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो मेरे बाबू यहाँ पे निकल गया, BC जो है 20 सेंटीमीटर ही निकल गया, मतलब आधार हम लोग को पता चल गया। आधार पता चल गया। आइए देख लेते हैं। tan अब 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री बराबर वही होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। इस त्रिभुज में देखा जाए तो लंब क्या हो जाएगा, ACB त्रिभुज में देखिए, ABC में, ABC त्रिभुज में देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, इसका जो है लंब देखिए, हमको A से B और D का वैल्यू मालूम है कितना है, 20 है, लेकिन साथ में क्या है, AD भी है, तो उसको इस तरह लिखेंगे, AD प्लस BD लिखेंगे। ठीक है, इसको AD प्लस BD लिखेंगे। तो यहाँ देख लिया जाए,
60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। यहाँ पे पहले दर्शा लेते हैं, लंब क्या हो जाएगा, AD प्लस BD हो जाएगा बटे BC, आधार तो BC मालूम है, √3। यहाँ पे √3 हो जाता है किसका, tan 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे AD प्लस BD का मान दे रखा है 20, तो यहाँ पे लिख दीजिए AD हम लोग H रखे थे ना, मान H रखे थे, H प्लस क्या लिख सकते हैं, BD का मान कहता है 20, तो 20 लिख दीजिए, या AD भी लिख सकते थे यहाँ पे अपने अनुसार। BC का मान दे रखा है बाबू, कहेंगे जी सर BC का मान दे रखा है 20, अभी ये तो जस्ट निकाले थे। चलिए नीचे में कुछ नहीं तो 1 से एक दे दीजिए, ठीक है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो H प्लस हो जाएगा 20, इसको इससे गुना करेंगे तो 20√3, 20√3 है ना, हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे H बराबर 20√3 और ये जो है प्लस में बराबर की साइड में भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में। तो H बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, ऐसा करते हैं 20 को कॉमन ले लेते हैं तो बच गया क्या, √3 - 1, यही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी पैटर्न पे देखेंगे तो यही आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल दे रखा है एनसीईआरटी में। तो ये जो है 35 नंबर का सवाल हो गया सॉल्व। देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या दे रखा है। 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल कह रहा है दो संख्याओं का वर्ग अंतर जो है 45 दे रखा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लिया जाए, लिखेंगे क्या, बड़ी छोटी संख्या बात हो रहा है दो संख्याओं की, तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं छोटी संख्या बराबर x मान लेते हैं तथा बड़ी संख्या बराबर जो है y मान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे एक इक्वेशन निकल जाता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मतलब है यहाँ पे x स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी संख्या का अंतर, पहले तो बड़ी संख्या क्या माने y ना, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर दे रखा है 45, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है इसलिए यहाँ पे। तो ये हो गया इक्वेशन 1। फिर दूसरा यहाँ पे दे रखा है पुनः क्या दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या का वर्ग है तो x स्क्वायर हो गया, बड़ी संख्या के 4 गुनी है तो यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। ये इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड ले लेते हैं, हाँ सेकंड। तो यहाँ पे देखिए हम यदि इस इक्वेशन को, जो दूसरा जो इक्वेशन निकला है दे रखा है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ये भी कह रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए हम ये x का जो मान है इसमें पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 में x स्क्वायर का मान रखने पर, कहीं कि वहाँ पे मान नहीं दे रखा है इसलिए रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहला इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर का 45 दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा है डियर। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे ही माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y बराबर का 45 इक्वल 0, सॉरी यहाँ पे इक्वल 0 नहीं हुआ, चलिए यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 4y, ये प्लस में तो इधर ले आइए 45 को, अब बराबर के साइड इधर दे दीजिए 0। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तोड़ के और जोड़ के, जो आप लोग को पहले हम सिखा चुके हैं, जोड़ने और घटाने पे ये जो है क्या होना चाहिए 4y आ जाना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लिया जाए, y स्क्वायर माइनस लिखते हैं क्या 9y प्लस 5y। तो देखिए 9 और माइनस 9y प्लस 5y है ना, 9y और प्लस 5y, तो प्लस माइनस 4y हो ही जाता है, साथ में 9 × 5 = 45 हो ही जाता है। तो ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे करने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हो गया 45 - 45 इक्वल 0। आगे हम लोग ले लेते हैं कॉमन लेंगे क्या, y ही लेते हैं, y लिए तो यहाँ पे हो गया y, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया y माइनस क्या हो जाएगा 9 ना, 9 प्लस यहाँ पे देखिए प्लस 5 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या y माइनस यहाँ पे 9 × 5 = 45 इक्वल 0। दोनों ये जो अब मिल जाए समझिएगा कि हमारा समीकरण जो है सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लियर हो गया, जी सर क्लियर हो गया। चलिए एक घर वाला ले लेते हैं, एक बाहर वाला ले लेते हैं, y - 9 और एक घर वाला, एक बाहर वाला ना
तो y प्लस 5, 2 निकल गया आराम से, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा, इक्वल 0। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब y माइनस 9 इक्वल 0, तो y बराबर जो मान निकल जाता है प्लस 9 निकल जाता है। सेकेंड, जब यहाँ पे लिखेंगे जब y प्लस 5 इक्वल 0, तो y बराबर निकल जाता है -5। तो माइनस जो 5 जो निकलता है वो मतलब मान्य नहीं होता, जो माइनस में निकल जाता है इक्वेशन में तो मान्य नहीं होता। तो मान्य क्या होगा, y वाला, ये वाला मान्य होगा। तो अब बात आता है यहाँ पे कि देखिए समझने वाली बात आता है कि जब हमने y का मान निकाल लिया, मतलब बड़ी संख्या हमने निकाल लिया, तो छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे, देखिए y का मान निकल गया, तो देखिए पुनः जो दे रखा था यहाँ पे इक्वेशन दूसरा में y का मान रख दीजिए। समीकरण दूसरा में y का मान रखने पे, बिल्कुल समझिएगा, रखने पर देखिए इक्वेशन दूसरा जो रखे थे x² बराबर 4y था, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्या 4 गुने 9 हो जाएगा, तो x² बराबर हो गया क्या 36 हो गया। इधर स्क्वायर है तो इधर भेज दीजिए स्क्वायर को, तो x बराबर निकल जाएगा √36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे √36 को बाहर निकालेंगे, उसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 6 निकल के गया, और y बराबर क्या निकल के आ गया, तो 9 निकल के आ गया। तो इसमें से आप बताइए बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या जो हमने माना था y को माना था, ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए अब हम आपको बताते हैं 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल जो है, मेरे पास स्केल ड्राइवर वगैरह जो है, दुसुइया वगैरह कुछ है नहीं फिलहाल, इसलिए 37 नंबर सवाल में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। 37 नंबर सवाल को बिल्कुल समझ जाइएगा। देखिए 37 नंबर सवाल में कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। इस रेखाखंड पर एक ऐसी बिंदु ए ज्ञात करें जो इस रेखाखंड को 5:8 में बराबर भाग में बांट दे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये भी बनाए हैं, ऐसे बना दिए आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। ये 37 नंबर का देख लिया जाए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल में जो कह रहा था, क्या कह रहा था, यहाँ कहाँ गया सवाल, हाँ यहाँ पे कह रहा 7.6, ये जो रेखा, एक रेखा खींच दीजिए 7.6 को, ठीक है। उसके बाद जो अनुपात दे रखा है, कितने बराबर भाग में अनुपात दे रखा है, तो 5:8 में बांटना है। तो 5-8 जोड़ देना है, कितना हो जाता है 13। उसके बाद यहाँ से एक रेखा जो एक खींचे हैं, इसका नाम दे दिए AB, ठीक है। 7.6 ये रेखा खींचे, कितना खींचे हैं 7.6। उसके बाद यदि यहाँ से स्केल घुमाइएगा, सीधा खींचिएगा तो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो न्यून कोण खींचना है, मतलब 90 डिग्री से कोण खींचना है। इस तरह से यहाँ से खींच देंगे तो 90 डिग्री का कोण हो गया। साथ ही आप लोग को इसको, ये जो रेखा खींचे आप न्यून कोण वाला, इसको बराबर हिस्सा में बांटना है, मतलब इसको 13 हिस्सा में बांट दीजिएगा, ठीक है। क्लियर समझते रहिए। 13 हिस्सा में बांट दिए हम, यहाँ पे ऐसे कलम से बांट दिया, आप लोग स्केल जो डिवाइडर होता है 2 सुइया वाला, उससे बांट दीजिएगा, ठीक है। बराबर हिस्सा में 13 हिस्सा में बांटने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो 13 आएगा इस पे नाम लिख दीजिएगा, A1 A2 A3 A4 A5, ये 13 जो आएगा इसको B से मिला देना है। B से मिलाने के बाद यहाँ पे चाप रखना और चाप से इस कोण को माप लेना है, ठीक है। यहाँ से इतना दूर इसको काट लीजिएगा। उसी चाप से फिर आप 5 पे रखेंगे और 5 पे रख के इसको 2 बराबर भाग में इस तरह से घुमा देंगे, चांद जैसे घुमाए ना, इस तरह घुमा देना है। उसके बाद 5 पे रख के स्केल, और उसके बाद क्या करना है, इससे एक रेखा जो यहाँ पे कटेगा, ये जो कट पॉइंट है, इसको 5 से मिला देना है। मिलाने के बाद जो इधर लिख दीजिए 5 और इधर लिख दीजिए 8, और इधर नापेंगे तो 5 होगा, इधर नापेंगे तो 8 होगा। ये 5:8 में विभाजित हो गया। तो टोटल बात आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करो यार, ट्राई करने में क्या जाता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग अंतिम सवाल, 38 नंबर सवाल।